40वें शेयर करेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में। ठीक है, आइए आज चर्चा जो हम लोग करेंगे हमारे शरीर के अंदर जो परिसंचरण तंत्र के रूप में कार्य करता है वो होता है रक्त। हमारे शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन के पहुंचाने का कार्य जो करता है उसका नाम होता है रक्त। और हमारे शरीर में जो रक्त होता है वह हृदय रक्त को पूरे शरीर में भेजने का कार्य भी करता है और पूरे शरीर से खींचने का कार्य भी करता है। आपको मैंने 2 चीज़ें बताई गई थी कि जब शरीर में जो रक्त होते हैं, रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हृदय शिराओं के द्वारा उस रक्त को खींचता है और फिर क्या करता है, फेफड़े को देता है। फेफड़ा में ऑक्सीजन मिलता है, फिर रक्त आता है हृदय में, फिर धमनियों के द्वारा जो रक्त होता है पूरे शरीर में भेजा जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं परिसंचरण तंत्र। केवल आप सुनेंगे कि आखिर परिसंचरण तंत्र की जब बात होगी तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जब रक्त होता है पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, परिसंचरण की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। चलिए कुछ बातों को हम बताने का प्रयास करते हैं परिसंचरण तंत्र में कि क्या होता है। बाबू अब बात करोगे तो क्या पढ़ोगे यार, क्या पढ़ोगे तो समझाओ। आइए फिर बोलता है सर, चुप जा, सुनो। तो परिसंचरण तंत्र में जो बातें आपकी होगी इसका प्रमुख जो अंग होगा उसका नाम होगा हृदय। बात समझ रहे हैं, उसका नाम क्या होगा, हृदय होगा। तो सबसे पहले आपके प्रश्न में ये आता है, आपके दिमाग में प्रश्न आता होगा कि आखिर जो होता है ये क्या क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानव में परिवहन। एकदम सुनेंगे, आपके अवतार से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, पृष्ठ संख्या 62 है। मानव में परिवहन, परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही परिवहन कहलाता है आपका। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो देखिए, कोशिकाओं तक भोजन तथा ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप बनी उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक पहुंचाने के लिए हार्मोन्स इत्यादि के वितरण के लिए शरीर में परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत रुधिर आता है, लसिका आता है, हृदय आता है, वाहिनियाँ आती है जिसमें रुधिर और लसिका प्रमुख तरल उत्तक होते हैं। बात समझे, मैंने कहा कि हमारे शरीर में, सुनो ध्यान से, हम जब भोजन करते, देखो जिंदगी के जीने के लिए हमारी जो ज़िंदगी, आपकी जो ज़िंदगी है, भगवान ने कितना सुंदर सुंदर सिस्टम बनाया है और उस सिस्टम के तहत अपनी ज़िंदगी को हम लोग जीते हैं। और फिर आप सोचते हैं, कभी सुन लीजिए, कभी सोचते हैं अपने शरीर को आप देखते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने कितना ख़राब हमको बना दिया। लेकिन देखिए, हम तो यही कहते हैं ना, भगवान से बस इतना विनती करिएगा, शरीर कैसा भी ईश्वर ने बनाया है बस अंदर वाले जितना सिस्टम है वो सही होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो 80 साल के पहले किडनी खराब नहीं होना चाहिए, 80 साल के पहले आपको कैंसर नहीं होना चाहिए, 80 साल के पहले आपका हृदय नहीं रुकना चाहिए, 80 साल के पहले आपका फेफड़ा नहीं रुकना चाहिए, 80 साल के पहले आपका आँख की रोशनी नहीं जाना चाहिए, 80 साल के पहले आपका जो भी माने अमाशय वगैरह है उसमें किसी प्रकार का कंपन नहीं होना चाहिए। माने अंदर वाला सिस्टम आपका सही है तो चेहरा से कोई बात नहीं होती। चेहरा कितना भी सुंदर है लेकिन अंदर अगर सिस्टम सही नहीं है, अंदर के सिस्टम में दिक्कत है, मान लो किडनी किसी की खराब हो गया तो फिर उसकी ज़िंदगी बच सकती है कि नहीं बच सकती है कोई नहीं जानता। 4 होगा तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे होंगे। जो 2 होते हैं तो बड़े होते हैं, जितने उसकी मात्रा बड़ी उतनी छोटी हो जाएगी। किसी की किडनी अगर 1 है तो और बड़ा होगा। किडनी 2 से कोई मतलब नहीं, 1 से आप पूरा ज़िंदगी जी सकते हैं, बस उसका देख रेख करते रहिए। भगवान ने 2 इसलिए बनाया है कि 1 खराब हो जाएगा तो 1 से काम। कोई 100 साल जीता है तो कोई जानता है क्या उसमें कि उसके पास एक किडनी था तो खराब हो गया कि निमन हो गया। जांच किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ खराब है। सर किडनी को भी मतलब लगाने के लिए उसको मतलब डीएनए मतलब मिलाता है। हाँ, सब मिलाता है। ब्लड हमेशा 12 घंटे तक चढ़ता ही रहेगा आपका। बहुत ब्लड की ज़रूरत होती है, 4-5 बोतल की। 1 बोतल में लगभग आधा लीटर आता है, 450 मिलीलीटर। 450 मिलीलीटर होता है, माने आधा लीटर में 50 मिलीलीटर कम होता है। 12 घंटे तक ब्लड चढ़ता ही रहेगा, जानिए पूरा मैचिंग करा कर ही दिया जाता है आपका।
माने जो उसका शरीर के जितने अंग है इसका शरीर का अंग मैचिंग करना चाहिए, मैं तभी तो काम कर पाएगा। माने थोड़ा इधर उधर वगैरह दिखता हो। चलिए तो क्या कहा गया, बात आपकी हो रही है मानव में परिवहन। तो देखो हम बताते हैं आपको कि मानव जब भोजन करता है तो भोजन के लिए, भोजन जब पचता है तो उससे प्राप्त ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में। आप सभी लोग जानते होंगे कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो एटीपी के रूप में वो ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। सुनना एकदम ध्यान से। उसके बाद से जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है। शरीर के अंदर कौन जाता है? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर रहता है तो उस ऑक्सीजन को और जो ऊर्जा की मैं बात करता हूँ उसको शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए, या जो हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? और देखो परिसंचरण तंत्र के लिए 3-4 चीज़ें की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे प्रमुख है, बाबू सिर ऊपर करो। लड़का क्या कर रहे हैं भाई दोनों? तो ऊपर करो ना सिर, नीचे का क्यों की हो? जब पढ़ने के लिए आए हो तो मेरे को देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चलो तो पहला आपका जो सबसे फेमस होता है उसका नाम होता है रुधिर। परिसंचरण तंत्र में सबसे फेमस पहला क्या होता है? रुधिर। सब लोग याद करो, रुधिर माने रक्त, रक्त का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है लसिका। दूसरा क्या नाम होता है? लसिका। और तीसरा जो होता है उसका नाम होता है वाहिकाएं। देखो लिखा भी गया है, वाहिकाएं होती है, ठीक है। और सबसे प्रमुख या वाहिनियाँ जिसको कहते हैं, वाहिनियाँ का मतलब होता है नसें, जो पतली पतली नसें उसकी बात कर रहा है। और सबसे फेमस तो आप जानते होंगे हृदय। कितने? हृदय। ये 4 आपके परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग है। सब लोग याद करो। आपसे पूछा जाता है कि परिसंचरण तंत्र के प्रमुख रूप से कितने अंग होते हैं, तो 4 हैं। सबसे पहला जो होता है रुधिर, शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता रहता है। दूसरा होता है लसिका, रुधिर की तरह होता है लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। और तीसरा होता है हृदय। चौथा होता है वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं का मतलब होता है पतली पतली नसें। तो आपने जाना कि मानव में परिवहन कैसे होता है। परिवहन का मतलब होता है जो ऊर्जा मानव के अंदर रहता है, जो ऑक्सीजन मानव के अंदर रहता है, जो मानव के अंदर उत्सर्जित पदार्थ बनते हैं, वह शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में जब जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं मानव में परिवहन। उसी को क्या कहा जाता है? मानव में परिवहन कहा जाता है। और मानव में परिवहन का कार्य ये 4 ऊतक करते हैं या 4 अंग करते हैं, जिसमें आपने पहला कहा रुधिर, कल आप पढ़े थे। रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। लसिका दूसरा आप बता सकते हैं, तीसरा आप वाहिनिकाएं बता सकते हैं, चौथा आप हृदय बता सकते हैं। तो ये जो चारों होते हैं ना, ये मानव में परिवहन का कार्य करते हैं। सब लोग को याद हो गया होगा, याद कर लिए सब लोग। लिखने की जरूरत है, केवल आप सुनिए, सुनकर याद होगा। सारा चीज़ आप लिख चुके होंगे अपने कॉपी पर। चलिए उसके बाद से रुधिर परिसंचरण तंत्र पर आते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र माने, रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब जब रुधिर के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन, ऊर्जा या उत्सर्जित पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह हम लोग भेजते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र। चलो भाई देखो कितना अच्छा आपको पढ़ा रहे हैं, फिर भी आप अगर आपको ना याद हो तो आदमी अब क्या कर सकेला। चलिए रुधिर परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि जब रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन या ऊर्जा या उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र। जब रुधिर के द्वारा जाते हैं, कुछ बातें हम लोग जिक्र कर लें। आखिर रुधिर परिसंचरण तंत्र में कह रहा है कि मानव में यह तंत्र रुधिर, हृदय तथा रुधिर वाहिनिकाओं से मिलकर के बना होता है। रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। कल आप पढ़े थे एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस समय कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4। और उसकी खोज जो करने वाले वैज्ञानिक था उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 ईस्वी में इसका खोज किया था। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो हम लोग ब्लड ग्रुप होता है इसका खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था? सन 1900 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब आइए रुधिर के बारे में। आपसे कोई कहे कि ब्लड, कल तो आप पढ़े भी थे ना कि रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। सुन लो ध्यान से, रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। सब लोग सुनो, रुधिर के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। देखो ध्यान से, जो प्लाज्मा 55%, रुधिर कणिका यानी RBC, WBC, प्लेटलेट्स, 3 मैंने कल आपको बात बताई थी।
इसमें उपस्थित होता है। और कह रहा है कि प्रतिस्कंदी यानी हिपेरिन हार्मोन्स भी होता है, और कार्बनिक क्लोराइड जैसे पोटेशियम, कैल्शियम क्लोराइड, वर्णक जैसे हीमोग्लोबिन इत्यादि का जटिल सम्मिश्रण होता है। रुधिर ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों के परिवहन तथा रुधिर की थक्का जमाने में आवश्यक होता है। लाल रुधिराणु में रुधिर हीमोग्लोबिन के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। आप कल पढ़े थे। मानव नर के 1 घन मिलीमीटर माने 1 मिलीमीटर रुधिर में लगभग 50 से 55 लाख घन मिली लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। अगर 1 मिलीलीटर, सुन लो, अगर 1 मिलीलीटर अगर आप 1 मिलीलीटर का मतलब हुआ बहुत कम, 1 ढक्कन आप कह सकते हैं। अरे नहीं, डॉक्टर कहता है कि देखो यहाँ पर ये सब लिखा होता है। 50 से 55 लाख क्या होता है? लाल रुधिराणु होते हैं। और लाल रुधिराणु कणिकाओं के सतह पर प्रतिजन और प्लाज्मा में प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। देखो, प्रतिरक्षी का मतलब होता है ना कि हमारे शरीर में जो बाहर से जीवाणु और विषाणु आते हैं उसको आरबीसी नष्ट करता है। तो पहले बात सुनो क्या कहा गया। रुधिर के बारे में कोई आपसे पूछे कि रुधिर क्या होता है तो बहुत आप परिचय इससे हो चुका है कि रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। रुधिर एक प्रकार का क्या होता है? और देखो इस समय प्लाज्मा 55% पाया जाता है। कितने प्रतिशत? प्लाज्मा 55% आपकी उपस्थित होती है। जो रुधिर होता है एक प्रकार का जटिल पदार्थ होता है। रुधिर में आपको याद होगा कि सब लोग जानते होंगे हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाए जाते हैं, और लाल रक्त कणिकाएँ भी पाई जाती है, श्वेत रक्त कणिकाएँ भी पाई जाती है, रक्त प्लेटलेट्स भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है। जो रुधिर होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा को और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। कल तो आप बहुत पढ़े थे, रुधिर के 10 कार्य के बारे में भी आप जाने थे। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है तो सब लोग बता देंगे ना, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बायोलॉजी खूब स्ट्रांग आप कर लीजिए सब बच्चा लोग, ठीक है। चलिए, अब बात होगी हृदय। अब किसकी बात होगी? हृदय की बात होगी। अभी आप हृदय का संरचना बनाएंगे। मुट्ठी के आकार का होता है, जो बंद मुट्ठी होता है उसकी तरह होता है। हृदय भी मैं बनाऊंगा चित्र आपके सामने। तो यहाँ पर पहले चर्चा कर लें हम लोग हृदय के बारे में। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आखिर हृदय के बारे में कोई आपसे पूछेगा 2-4 शब्द में तो आप क्या बताएंगे? तो कहेंगे कि यह हृदय जो होता है ये दोहरी झिल्ली से बनी हुई थैलेनिमस संरचना में सुरक्षित रहता है। ये जो होता है ना माने दोहरी झिल्ली से बनी हुई एक ऐसी संरचना होती है जो माने बहुत सुरक्षित जगह पर होता है। देखो आप देखते हो ना, कोई कहता है दिल चीर के देख तेरा ही क्या होगा? नाम होगा। समझे? दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरा चक्कर में मेरा बदनाम होगा। पढ़े भी होंगे। तो वही बात होती है। तो कह रहा है कि यह दोहरी झिल्ली से बनी थैलेनिमस संरचना में सुरक्षित रहता है, जिससे हृदय आवरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये भाई आवरण का मतलब होता है ऊपर से घिरने वाला। जैसे मनुष्य के हम लोग हैं तो हम लोग आवरण के रूप में कोट पैंट वगैरह पहने हुए हैं, ठीक है। तो जो ऊपर से घिरा हुआ झिल्ली होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हृदय आवरण कहते हैं। तो हृदय के ऊपर जो झिल्लियाँ पाई जाती है, दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एक तो झिल्ली होते ही है, जैसे मान लो एक झिल्ली है, फिर इसके ऊपर एक बार और झिल्ली होती है। बड़ी सुरक्षित जगह होता है। हालांकि सबसे सुरक्षित जगह जो होता है स्त्रियों में जो गर्भ होता है वो सबसे सुरक्षित जगह होता है। बहुत मजबूत जगह पर होता है गर्भ। बात समझिए ना, गर्भाशय जिसको आप कहते हैं, बहुत ही होता है। 3 झिल्लियों से मिलकर बना होगा। कभी आप पढ़े भी होंगे। जो अंदर वाला झिल्ली होता है अंतःस्रावी झिल्ली कहते हैं, मध्य स्रावी झिल्ली और एक बहिस्रावी। 3 झिल्लियाँ होती है। जब आप 12 में जाएंगे तो बहुत विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा। गर्भ कैसे रुकता है, क्यों रुक जाता है और क्या करे कि नहीं रुकेगा, ये सब आपकी होती है। सब आप ये सब जितने बायोलॉजी को पढ़ाई करते हैं सब जब आपकी शादी भी आओगे तो उस समय आप अपने हस्बैंड का सुना Don't touch my nut when I going. I am sewing. You are going. I am sewing. उस समय माने आपका काम करेगा। तो हृदय जो होता है दोहरी झिल्लियों से मिल करके बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हृदय आवरणी कहते हैं। अच्छा सुनो ध्यान से। हृदय आवरणी के दोनों झिल्लियों के मध्य में हृदय आवरणीय तरल पदार्थ पाया जाता है। जो झिल्ली होती है ना, जैसे मान लो हृदय ही है, ये हृदय है, मान लो हृदय है ये। इसके चारों ओर 2 झिल्ली पाई जाती है। एक ये झिल्ली है, एक ये झिल्ली है। इसके बीच में एक तरल पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तरल पदार्थ, जिसको हम लोग कहते हैं हृदय आवरणी तरल पदार्थ। मान देखो बाबू, हम लोग को ऐसा तैयारी कर लेना है ना, ऐसा तैयारी कर लेना है कि कल एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और मैं चाहूँगा कि आप कल नकल भी न करें, ठीक है।
ये ध्यान रहे आपका। चलिए, तकारा गिरदावरी के दोनों झिल्लियों के मध्य हृदयावरी तरल पदार्थ पाए जाते हैं। सुनो, जो हृदय को बाहरी आघातों से सुरक्षा करता है। मनुष्य के हृदय में 4 बेस्म होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 का होते हैं, नीले होते हैं। याद करें, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य में अगर आपसे कोई पूछे कि मनुष्य का जो हृदय होता है इसमें कितने बेस्म होते हैं, 2 अलिंद होता है, 2 का होता है। अच्छा देखो, मैंने ट्रिक भी बताया था, जब भी नीले की बात करेगा तो 9 से शुरू होता है तो नीचे होता है, इधर बाया नीले तो बाया अलिंद, और से ऊपर है ना दाया नीले दाया अलिंद। अभी आपको मैं चित्र बनाऊंगा तो बताऊंगा आपका। हाँ, ये भी कर सकते, लेकिन पहले बात करने की बात जाने पड़ी, ऊपर कौन होता है नीचे कौन होता है। ठीक है, हाँ वही 2 अलिंद और 2 नीले। बाया नीले सबसे बड़ा बेस्म होता है। सबसे बड़ा अगर कोई नीले होता है तो कौन होता है, बाया। चारों बेस्म में से, याद रखेंगे, चारों बेस्म में से सबसे बड़ा जो होता है वो बाया नीले होता है। समझे बात को कि नहीं समझे? समझ गए होंगे आपको। रुक जाओ 1 मिनट तनी, मैं आपको चाह रहा हूँ कि हृदय का चित्र बना करके आपको दिखाएं कि आप जानें, और आपसे कोई पूछे तो आप इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। चलिए, प्यारा प्यारा चीज़ आप जानने की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्री संख्या आपका है बाबू 66 पर बनाया है। ठीक है, 66 पर बनाया है, यही सही है, ऐसा ही होता है। प्री संख्या आपका 69 पर भी आपका बनाया गया है। किस पर? 69 पर भी बनाया गया, देख रहे हैं ना। ऐसा ही आपका हृदय का चित्र होता है, देख रहे हैं सब लोग। बंद मुट्ठी की तरह होता है, बंद मुट्ठी की तरह होता है। थोड़ा सा एक झलक आपको बना करके दिखा देते हैं। ए, कौन आ रहा है? करो भाई, तुम लोग जो गंवार बच्चे होते हैं ना, देहात खान जाने कोनो रिस्पेक्ट, उसी टाइप के तुम लोग बन गए हो। और या तुम स्टूडेंट हो ना, जैसे मैं टीचर हूँ, देखते हो मैं कैसे लोगों से हट करके रहता हूँ। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं होता है बाबू। कोई कुछ भी करे, हमें वहाँ जाने की जरूरत है, बुलाते हैं तभी मैं नहीं जाता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो लोग वैसे ही हैं, उन लोग दिन भर घूम रहे हैं, हम भी जाकर उनके साथ सम्मिलित हो जाए तो मेरे ज्ञान भी तो ख़त्म हो जाएगा। अगर वो उस लायक नहीं रहते तो ऐसा नहीं करते। आप भी उन बच्चों की तरह करते हैं जो दिन भर घूमते रहते हैं। आप उनसे हट करते नहीं, अपने लाइफ को बनाइए। और समझ रहे, सब बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, सब बच्चे आने वाले टाइम में इंजीनियर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसा कोशिश करिए कि सब लोगों से हट करके रहिए। उन गंवारों की तरह आप ज़िंदगी बिताएंगे, फिर आपके पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा दिन में, बताइए। ये बात होती है, तो हट करके लाइफ को बनाना चाहिए। चल गए, देखे कम नहीं। और यार मुझसे कुछ सीखो यार, मुझसे कुछ सीखो। लोग कहते हैं कि टीचर ऐसा ऐसा है, मैं तो तुम लोग के सामने खड़ा हूँ। हमसे कुछ सीखो, उतारो हमारी ज़िंदगी के कुछ हिस्से को अपने लाइफ में। मेरे बुराइयाँ को मत उतारना, जो अच्छाइयाँ होगा उसको तो उतारो कम से कम। चलो, ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको अग्र महाशिरा कहते हैं हम, अग्र महाशिरा। आपको मैं एक बार चित्र बना कर थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये दाया अलिंद होता है, देखो मैंने कहा ना अलिंद ऊपर होता है, ठीक है, दाया, और नीचे आपका दाया नीले होता है, दाया नीले होता है, दाया का होता है नीले होता है, ठीक है। उसके बाद से ये पश्चिम, दो महाशिरा, एक अग्र है ऊपर वाला और नीचे वाला आपका पश्चिम महाशिरा होता है, नीचे पश्चिम महाशिरा। देखो पृष्ठ यहाँ पे लिखा है, पृष्ठ ए ओटा, पृष्ठ ए ओटा है। फिर नीचे का लिख लो बाया नीले, नीचे होगा ना, नीचे होता है। फिर आप इसको लिखना है बाया अलिंद। चलो यहाँ पे लिख लो बाया,
ठीक है, इस तरीके से और कोई संरचना होगी जिससे बनी होती है, देख लेना आप लोग बना सकते हैं। अब 4 चीज़ें इसमें प्रमुख रूप से होता है। आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि जब भी बात करेगा इस तरीके से, तो आप हृदय के एक अपने हिसाब से चित्र बना करके उसको एक बायां कुछ भी खींच दीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि जगह आता रहेगा। एक दायां नीले नीचे लिख लीजिएगा, दायां अलिंद ऊपर, बायां नीले नीले नीचे, ठीक है, नीचे होता है, अभी बायां अलिंद आप ऊपर दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा कौन होता है मालूम है आपको? बायां नीले, बायां नीले। अब देखो हृदय की संरचना रही। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है ना कि मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए और उसकी संरचना का वर्णन कीजिए और तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण तंत्र के मार्ग को आपको क्या करना है? प्रदर्शित करना है, किधर से किधर जाता है। देखो पहले ध्यान से समझे। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भी माने महाशिराएँ होती है, आपको अग्र महाशिरा हुआ चाहे जो भी महाशिरा होता है, उसका कार्य क्या होता है? रक्त को खींचना, ठीक है ना। इधर कहीं ना कहीं धमनी वगैरह होंगे तो धमनी में रक्त को बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो देखो ध्यान से, आपको एक चीज़ बता रहे हैं हम कि अलिंद और नीले की बात हो रही है। पहले तो जब मनुष्य के संरचना की बात करेगा तो ऐसे बनाएंगे, तो समझ लो सब लोग। उसके बाद से अगर अलिंद और नीले की बात करता है तो आप इसमें कह सकते हैं कि मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य में 4 भीष्म होते हैं, यानी 2 नीले होते हैं, 2 अलिंद होते हैं। दोनों नीले नीचे पाए जाते हैं और दोनों अलिंद ऊपर पाया जाता है। इन चारों भीष्मों में से सबसे बड़ा जो भीष्म होता है, सबसे बड़ा जो कक्ष होता है, उसका नाम होता है बायां नीले होता है। बात बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। महाशिरा आप जानते होंगे, दाहिने अलिंद में से 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती है, उन्हें अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा कहते हैं। उसके बाद ट्रेबेकुलती कॉर्ना, ये भी देख रहे हैं, सब बता देंगे आप इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है, सब बता देंगे, कुछ कुछ लिखते चलिएगा, आपका कोई दिक्कत इसमें नहीं होता है। अब एक प्रश्न अभी आपने देखा था बाबू, प्रश्न ये था कि आपसे पूछ रहे कि रुधिर की संरचना और कार्य बताइए, या रुधिर कोशिकाओं का नाम लिखिए और उनका कार्य बताइए। बेटा है ना, रुधिर के बारे में हृदय के बारे में लिखा जाएगा। देखो मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ कि हृदय जो होता है इसका कार्य होता है रुधिर को। देखो पहले क्या होती है सुन लो। अगर मनुष्य पूछे आपसे प्रश्न में, सुनो ध्यान से सब लोग, कि सिंपली बात एक जान जाओ, सिंपली बात जान जाओ। मान लो एक हृदय है, का ये हृदय है और इसमें शिराएँ इस तरीके से होती है। क्या होती है? शिराएँ होती है। मनुष्य में हृदय कैसे कार्य करता है हम उसकी बात बता रहे हैं। तो जो शिराएँ होती है, हमारे शरीर में जितने भी रक्त हैं, हृदय की बात हो रही है, हृदय का चित्र है। हमारे शरीर में जितने भी रक्त हैं, शिराएँ वह रक्त को, उस रक्त को खींच करके किसको देती है? हृदय को देती है। समझो तनी बात को। शिराएँ जो होती है रक्त को, अच्छा रक्त को कब खींच के देती है? जब हमारा रक्त में ऑक्सीजन खत्म हो गया होता है, माना अशुद्ध रक्त हो जाता है, तो शिराएँ रक्त को खींच कर इसको देती है, हृदय को देती है। अब इसमें देखो होता क्या है, जब ये रक्त को देती है ना, तो इसमें क्या होता है, फिर एक और धमनी होता है, धमनी जिसको हम लोग फुफ्फुस धमनी कहते हैं या पुलमनरी धमनी कहते हैं उसको अंग्रेजी में। चलो फुफ्फुस से लिख लो, फुफ्फुस धमनी। एक ऐसा धमनी होता है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, याद करो। ये धमनिया में तो शुद्ध बहता है लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये क्या करती है, फुफ्फुस जो धमनी होती है, इसमें क्या होता है, ये रक्त को लिया करके फेफड़ा को दे देती है। किसको दी दी? फेफड़ा को दे दी। देखो कितना सुंदर आपको हम बता रहे हैं। शिराएँ जो थी वो पूरे, ये शिरा है, पूरे अशुद्ध रक्त को, जो शरीर में अशुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं है, खींच करके हृदय को दिया। और हृदय से फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और यह रक्त जो होता है किसको देती है? फेफड़ा को देती है। फेफड़ा में आप जानते हो कि सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, ठीक है, और ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। कल एक बार प्रश्न भी आपको दिया गया था कि हमारे शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो आपका आंसर लड़की लिखी थी, फेफड़ा करता है, ठीक है, आप लोग भी लिखे होंगे। चलिए अब ये क्या करता है ना, जब ये शुद्ध हो जाता है तो यहाँ से देता है, किससे भेजता मालूम है? फुफ्फुस शिरा से भेजता है। देखो शिराएँ में अभी आपने कहा अशुद्ध रक्त बहता है ना, अशुद्ध का मतलब उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन फुफ्फुस शिरा, इसका उल्टा, फुफ्फुस शिरा एक ऐसा शिरा होता है जिसमें क्या बहता है बाबू? जिसमें क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। फिर ये हृदय में आता है, फिर इसमें धमनियाँ वगैरह होती है, महाधमनी वगैरह या धमनी होती है, फिर इससे पूरे शरीर में रक्त का होता है, जाता रहता है। इस तरीके से प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो देखो आपका दिल धड़कता है 72 बार, तो देखो दिल धड़कता है 72 बार। तो जब सुन लो, जब दिल ऊपर पाए उठता है, माने देखो संकुचन प्रकुंचन में जब फैलता है, जैसे मान लो हृदय मुट्ठी है, ये दिल है, ये क्या है? दिल है, हृदय है, जिसको आप हार्ट भी कहते हैं,
अगर अगर ये फैलता है इस तरीके से तो पूरे शरीर से रक्त को खींचता है, देख लेना, पूरे शरीर से रक्त को क्या करता है, खींचता है। और किसके द्वारा रक्त आ रहा है इसके अंदर, शिराओं के द्वारा, और रक्त आ जाता है, ठीक है ना, रक्त आ जाता है, तुरंत वो हृदय के पास भेज देता है, तुरंत वो हृदय के पास क्या होता है, फेफड़ा के पास, फेफड़ा के पास भेज देता है। अब फेफड़ा में जब रक्त जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर अंदर प्रवेश कर जाता है हृदय के। जब अंदर प्रवेश कर जाता है तब हृदय सिकुड़ता है, और जब सिकुड़ता है तो पूरा रक्त, जगह गुब्बारा में पानी भर देते हैं, जब दबाते हैं तो पूरा पानी बाहर फेंकता है, फिर जगह ऊपर करते हैं तो फिर पानी अंदर आ जाता है। इस तरह से वैसे ही जब मैंने खुला तो शिराओं के रक्त इसके अंदर आया, किसके अंदर आया, हृदय के अंदर आया, हृदय के अंदर पूरा रक्त पहुंच गया, ठीक है। फिर तुरंत गया फेफड़ा के पास, जब फेफड़ा के पास गया तो फेफड़ा के पास जाने के बाद रक्त क्या हो गया, उसमें ऑक्सीजन मिल गया, फिर कहाँ पर आया, हृदय में आया। फिर उसने क्या किया, उसको बंद किया। जैसे ही माने आपका कंपनी करता है ना, 36 बार फैलता है, 36 बार सिकुड़ता है। किससे सिकुड़ता है, तो धमनी के द्वारा पूरा रक्त क्या होता है, शरीर के अंदर चल जाता है। यही प्रक्रिया होती रहती है हृदय की, यही इसका वर्क भी है। अब देखना कभी होता क्या है ना कि जब सांप वगैरह काट लेते हैं किसी को, देखना ध्यान से समझना कि सांप वगैरह काट लेते हैं तो ये हृदय चलता रहता है हमेशा, तब तक आप नहीं मरेंगे ना, तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि जो वह पिसाइला पदार्थ रक्त में मिला है जब तक हृदय तक ना आ जाए। जब हृदय तक आ जाएगा ना, हृदय जब आएगा और हृदय आने के बाद जब ये भेजेगा इसके पास तो जहरीला पदार्थ है तो फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, आप बस हृदय को रखते नहीं मिलेगा, बस खत्म। जब इसको रक्त नहीं मिलेगा तो फिर आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। हार्ट अटैक तभी होगा जब आपके हृदय के पास रक्त नहीं जाता है। अगर हृदय के पास रक्त नहीं जाएगा तभी हार्ट अटैक होगा, इससे हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। और समझ रहे, और हार्ट अटैक उसी आदमी को होता है जिसके अंदर खून की कमी है बाबू, जिसके अंदर खून की क्या है, कमी है। खून आपका ज़्यादा है कभी हार्ट अटैक नहीं होता। हालांकि देखिए कोरोना में ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मरे, सोच सोच करके क्या होगा, तो सोचेंगे तो क्या होगा, ठीक है। क्या सोचने की बात है, मरना तो है लेकिन ज़िंदगी में सोच करके मर जाना बहुत ही खराब साथ चीज़ आपका, ठीक है। क्या आपके पिताजी माताजी आपके बारे में सोचते हैं, क्या उनको आपकी चिंता होती है, चिंता होती है तो आप खूब अच्छा उससे अपना खूब अच्छा व्यवहार करिए, खूब अच्छा बन के रहिए कि माता पिता ज़्यादा आपके बारे में सोचे नहीं। सोचेंगे तो ज़्यादा, देखिए मैं क्या बात बता रहा हूँ, क्या हो सकता है लाइफ में आपके साथ, आपके परिवार के साथ। इसीलिए खूब अच्छा बना करके जिए कि लोग आपके बारे में सोचें नहीं, माता पिता आपके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। सोचने से ही बाबू हार्ट अटैक होता है ज़्यादा नॉर्मल। किसी को सांप काट लिया बाबू, वहाँ पर चले जाते गए बाप अब तू ना जिएबू, खत्म तजर्बी खत्म, तू साफ हवे अबे 2 मिनट में मरबू, हाय बाबू खत्म, ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, अभी डॉक्टर आ रहे हैं तुरंत आपका सही है, तो कहे ठीक है, बात समझ रहे। तो ये सब आपका हृदय का फंक्शन है। अच्छा चलिए अब आपकी बात होती है, सुनो तो जान गए नो हृदय व्हाट इज ए हार्ट एंड व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड व्हाट इज ए। अब एक चीज़ बताते हैं हम आपको, जब आपकी बात हुई धमनी और किसकी, शिरा की, तो लेकिन उसका पहले तो नहीं बता दें कि रुधिर कोशिकाओं का नाम लिखिए। आपसे प्रश्न कोई पूछता है कि रुधिर कोशिकाओं का नाम लिखिए, रुधिर कोशिकाओं का नाम लिखिए, रुधिर कोशिकाओं का नाम लिखिए। तुम्हारे पढ़ाने के लिए चाय भी ठंडा हो जाता है तो चाय तो मिल जाएगा, अभी गर्म हो जाएगा मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। अभी चला जाएगा फिर गर्म हो जाएगा पी लेंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा, ये बात। चलिए रुधिर कोशिकाओं का नाम लिखना है और इसका कार्य आपको लिखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि रुधिर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार के सब कोशिका। अभी आपने पढ़ा था कि जो रुधिर होता है किससे किससे मिलकर बना होता है, 3 होता है बाबू रुधिर कोशिकाएं। एक आपका याद करिए, पहला नंबर होता है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, W का मतलब वाइट, B का मतलब होता है ब्लड और C का मतलब होता है। एक होता है आपका श्वेत रक्त कणिका, 3 को माने रुधिर कोशिकाएं होती है। एक का नाम होता है श्वेत रक्त कणिका या कणिकाएं कितने लोग कहते हैं, चलिए जिसको आप अंग्रेजी में WBC कहते हैं, जिसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस। दूसरा होता है लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं जिसको आप क्या कहते हैं RBC, रेड ब्लड कॉर्पस। और तीसरा होता है रक्त प्लेटलेटस, प्लेटलेटस, रक्त प्लेटलेटस, रक्त प्लेटलेटस यानी ब्लड प्लेटलेटस, इसको B और C की BC आप कह सकते हैं, ब्लड प्लेटलेटस, BB आप लिख सकते हैं इसको, प्लेटलेटस। अब तो कहीं तीनों के बारे में जान जाओ। देखो
पहला तो आप जानेंगे, अगर श्वेत की बात करते हैं तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती है ना, लाल रुधिर कणिकाओं से बड़ी होती है। इनकी जो आकार होता है बड़ा होता है, लाल रक्त कणिकाओं से ये आकार इनकी बड़ा होती है, पहला बात। और देखो दूसरा बात इसमें ही कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। किसमें किसमें श्वेत में, श्वेत में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है। और क्या कह सकते हैं, यह अमीबा की तरह रंगहीन कणिकाएं होती है। हालांकि श्वेत रुधिर कणिकाएं भी दो प्रकार की होती है, बात समझिए। और यही श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती है ना, यही हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट भी करती है, बात समझ रहे हैं ना। अच्छा देखो, आपको हम बताएंगे ना एक चीज़ कि कोई बीमारी होता है तो आदमी का है, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, कैंसर तो आदमी काहे मर जाता है, उसका जो सिस्टम है ना, जो ये ब्लड वाला जो सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है बहुत। और वीक होने के कारण है कि उसके अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है खत्म हो जाती है। मान लो WBC है बेचारा, उसका कार्य होता है कोई भी हानिकारक सूक्ष्म जीव आएगा जिससे आपको बीमारी होता है उसको नष्ट कर देता है। अभी ये साफ कैंसर होता है तो WBC खत्म, एड्स हुआ तो WBC खत्म। ये कोई ऐसा बीमारी है कि WBC खत्म हो जाती है शरीर से। अब कोई हानिकारक सूक्ष्म जीव आए, कौन मारेगा आपको, सीधा अटैक करता है, धीरे 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 उसकी रफ्तार बढ़ती चले। मान लो कि जीवाणु प्रवेश कर गया, एक जीवाणु था, उसके पास 100 हुए, 200 हुए, 300 हुए, 800 हुए, उसके पास क्या हो गया, जीवाणु सब साफ हो गए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से लाल रक्त कणिकाएं होती है, लाल रंग की होती है, लेकिन इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है बाबू। जो देखो भाई लाल बानु लाल, तो लाल है ये श्वेत है, ठीक है, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। श्वेत में केंद्रक क्या होता है, पाया जाता है, श्वेत में केंद्रक पाया जाता है। ये ध्यान रखना आपको। ये भी बता सकते हैं कि इसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, लेकिन ये जान जाना RBC, आपको मैंने कल बताया था, RBC माने जो आपके लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वही ऑक्सीजन को और ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करती है, बात समझ रहे हैं। अब जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है 3 प्रकार की होती है, एसिडोफिल्स, बेसियोफिल्स और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। तो एसिडोफिल्स जो होता है रोगों को संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो सुन लेना, फिर आपको मौका मिलेगा कल दोबारा कहीं हो सकता है बुलाया जाए आपको, तो फिर बायोलॉजी को चर्चा करेंगे। तो जो एसिडोफिल्स होता है ना, ये रोगों के संक्रमण के समय उनकी संख्या बढ़ जाती है। ये शरीर के प्रतिरक्षा प्रदान करने में भी सहायता होती है, एलर्जी और अति संवेदनशील में महत्वपूर्ण कार्य करती है। वहीं यहाँ बैसोफिल्स भी होता है, ये केंद्रक 2 या 3 पालियों में विभाजित होती है और ये हिपेरिन और हिस्टामिन नामक जो होता है प्रोटीन को स्रावन करती है। और एक नेट्रोफिल्स होता है, ये श्वेत रुधिर कणिकाओं में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, बात समझ रहे ना। यही देख लो, ये न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल्स बाद जो शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीव जब प्रवेश करते हैं ना तो उसको नष्ट करते हैं। कौन, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो होता है शरीर के अंदर जब हानिकारक सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं तो उसको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। और जब एड्स नाम का है कि जब एड्स हुआ, अच्छा मान लो कैंसर हुआ, कोई भी घातक रोग हो जाता है ना, तो ये न्यूट्रोफिल्स खत्म हो जाती है। तो कौन मारेगा भाई, कौन मारेगा, यही बात आपका। आगे होता है श्वेत रक्त कणिकाएं आ जाए, तो इन श्वेत रुधिर कणिकाओं को कोशिका द्रव्य में कणिकाएं नहीं पाई जाती है। 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो होती है इनका कार्य प्रतिरक्षा का निर्माण करना तथा शरीर की सुरक्षा करना होता है। प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब होता है कि जैसे किसी को, अभी देखिए किसी को जाड़ा में तबीयत खराब हो जा रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, तो जिसकी तबीयत खराब हो जाती है उसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, तभी तो हो जा रहा है। और जिसका मजबूत है उसको क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन कभी नहीं सोचा कि हमारा बहुत मजबूत है, कभी भी हो सकता है कौन बीमारी। आइए, मोनोसाइट जो होते हैं उत्तक द्रव्य में जाकर बृहत भक्षकाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका कार्य भक्षकाणु क्रिया द्वारा जीवाणुओं को भक्षण करना होता है। लिम्फोसाइट जाकर के इसको बताता है, मोनोसाइट को कहता है रे उठना रे, ये सोए होगा, और देखो जीवाणु प्रवेश कर गया शरीर के अंदर। 2 बात भाई में, कौन, एगो लिम्फोसाइट एगो मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है ना वो केवल रक्षा करता है, आज भाई मोनोसाइट वो भजता आओ तो मुँह बोल बढ़िया, जैसे पेट बा, पेट में सब ही बा नो, मोनोसाइट भी बा, लिम्फोसाइट बा। लिम्फोसाइट खाली रक्षा करता है, जैसे कोई भी आप सांस लिए, कोरोना वायरस अंदर चला गया, कोरोना वायरस कहाँ चला गया अंदर, तो अंदर जब जाएगा तो लिम्फोसाइट कह गए मोनोसाइट। मोनोसाइट आराम से सोया रहता है, उठ नहीं उठ, कोरोना वायरस एंट्री कर गया, उठ, अच्छा ठीक है मैं चल रहा हूँ, तब वो जाता कहता आओ सुतल में तो अंदर रह बड़े हूँ, ओकर बाद भच लगा, ओकर बाद सब अगर लिम्फोसाइट जा करके मोनोसाइट कहता है जागो ना, जागो जागो, रे जाग ना रे, आओ कहता हम नहीं जागेंगे, हम सुतेंगे। अगर नहीं जागा तो फिर आपको क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा।
समझ रहे हैं। अब कोरोना हो जाएगा तो कहेंगे बस 2-4 दिन का और क्या है, मेहमान है, कहेंगे आई लव यू रे बिलाई, ओकरा बाद से धीरे साहब क्या कर देंगे, चल देंगे आई लव यू रे बिलाई, होता है ना ऐसा। अब भाई अब जब है चाहे आई लव यू रे मोटकी 2-4 बार आप कहिए, ओकरा बाद से बस सब समाप्त हो जाता है। अब आपसे प्रश्न कोई पूछेगा, सुनो कि मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण कह दिए वो भाग गई। अगर केहू से आप आई लव यू बोलेंगे तो भागेगी नहीं, तो क्या क्या अब सब टोकरा बस लाठी हमारे भैया गिरा लो तब तरह बुझाई, होता है इस तरीके से। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में अभी आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। मनुष्य में किस प्रकार, सुनो, एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, एक होता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, और एक होता है दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो 3 देखेंगे, खूब पढ़ लीजिएगा। धमनी में रुधिर में क्या अंतर होता है, सब पढ़ लीजिएगा, एक भी मत छोड़िएगा। अगर कोई पूछे, सुनो देखो 3 तरीके के बाद सब पढ़ेंगे, उसके बाद हमने कहा आज का दिन का समाप्ति होगा, लेकिन कोशिश हम कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाए। एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र है, हो गया है। तन देख लो, पूरा पढ़ करके आना है बच्चा लोग। और सभी लोग अपना शुल्क पर जमा ही करेंगे, जो लोग जमा नहीं करेंगे कल आप जमा जरूर करेंगे। रोज एक बात नहीं कहा जाता है, ध्यान रखना दिमाग। तुम घर बताइए, चलो। अच्छा तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना, अच्छे बच्चे नहीं हो, गजब बात कर रहा है यार। लवारिस कर पकड़ करके आए हो दोहरा, तीनों हमने की जान जाए कि आज दोहरा परिसंचरण तंत्र। तुम लोग को बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है ना, इसीलिए बायोलॉजी हम इतना तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, क्या जरूरत है। आई एम टीचर ऑफ स्टूडेंट, आई एम टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। माने मैथ का हम टीचर हैं, सिलेक्शन भी होगा तो मैथ का होगा, बायोलॉजी तो कब हो ही नहीं सकता। क्योंकि बायोलॉजी हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको महसूस ना हो कि सर जी केवल मैथे पर ध्यान देते हैं, बायोलॉजी पर ध्यान नहीं देते, ठीक है। तो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर लिख लीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहेंगे बाबू, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे, सुनो सब लोग ध्यान से सुनो। तीनों बातों का अगर बताना होगा, बंद रुधिर परिसंचरण, पहले खुला देख लो, इसमें रुधिर पात्रों या गुहा में भरा होता है, अर्थात वाहिनिकाओं का अभाव होता है। यहाँ अंग रुधिर में डूबे रहते हैं। उदाहरण आर्थ्रोपोडा के सदस्य काकरोच और मकड़ी वगैरह आ जाएंगे। माने जानो, जो खुला प्रकार के रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, इसके जो शरीर होता है उसमें नस नहीं पाए जाते हैं। सुनो सब लोग, सुनना यार, जो खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है इसके अंदर माने जो जिसमें पाया जाता है उसके अंदर नस नहीं होती है। माने रक्त को बहाने के लिए नस नहीं होती, जैसे आपका नस है, आपका क्या है नस है, तो उसमें नस नहीं पाई जाती है। इसको माने ये जो शरीर होता है उसी से क्या होता है, बहता रहता है। इसके अंदर जो पतले पतले नसें होती है वो नहीं पाई जाती। ये ज़्यादा काकरोच में पाए, काकरोच देखे हो ना, हाँ, आर्थ्रोपोडा के जो सदस्य होता है उसमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक होता है बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, बंद रुधिर। तो सुनो, जो बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है इसमें रुधिर जो होते हैं नसों के द्वारा बहते हैं। किसके द्वारा, सिराएं जो होती है या धमनियाँ होती है उसके द्वारा क्या होती है, बहती है। रुधिर वाहिनिकाओं के अंतर्गत धमनियाँ, सिराएं और रुधिर की शिकाएँ आती है। रुधिर के शिकाएँ द्वारा पदार्थों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के लिए केचुआ, मानव में स्पष्ट रुधिर वाहिनिकाओं का बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप देखें कि हमारा हृदय होता है, कहीं भी जितने भी रक्त आप देख रहे हैं सब नसों के द्वारा। सिरा भी एक नस है, धमनी भी का एक नस है। अंतर इतना कि सिराओं में जो होता है शुद्ध रक्त बहता है, धमनियों में क्या होता है, शुद्ध। तो बंद का मतलब होता है इसमें नसें पाई जाती है, इसमें सिराएं पाई जाती है, इसमें धमनियाँ पाई जाती है, इसमें केशिकाएँ पाई जाती है। किसमें, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र में। एक होता है दोहरा रुधिर परिसंचरण तंत्र। कहीं बात कर रहा है, अब इधर रुक के पढ़ाओ तरह के तकाई तो पढ़ो। विवेकवा के बोलो, विवेक ना मानू। इतना तुम लोग जब बात करते हो, जब कहते थे इतना सीधा साधा बन जाते हो कि भगवान को भी सोचना पड़ता है। हाँ, अब लास्ट आ जाता है बाबू दोहरा परिसंचरण तंत्र। सुन लो ध्यान से सब लोग। मनुष्य में प्रत्येक चक्र में 2 बार रुधिर हृदय में जाता है
इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र करते हैं। हृदय कई कोष्ठों में बांटा होता है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ वायुलीन होता है। याद है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र जाता है ना, 2 बार रक्त जाता है, 2 बार आता है। देखो कैसे, मान लो अभी आपको मैंने बताया था चित्र में कि ये मान लो हृदय है, ये हमारे पास क्या है, सिरा है। तो एक बार देखो रुधिर यहाँ पर गया ना, और फिर यहाँ से आप पढ़े थे का चीज याद है, फुफ्फुस धमनी, इससे कहा जाता है फेफड़ा में जाता है, फिर आता है, फिर ये बाहर जाता है। तो देखो 2 बार तो इसका अंदर आता है, ये 2 बार आया, देख रहे हो यहाँ से, और 2 बार क्या आता है, जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। कुछ याद हुआ कि नहीं आपको बताइए। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि रुधिर में या लसिका में क्या अंतर है, तो देखिएगा कहते हैं ध्यान से जल्दी से कि रुधिर जो होता है इसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाए जाते हैं, इसीलिए रुधिर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसीलिए इसका रंग लाल, इसका रंग कैसा होता है, श्वेत होता है। लसिका का रंग सफ़ेद होता है, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें विलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होता है। मैंने कल कहा भी था, आज भी बता रहे हैं, अभी भी बताए थे कि जो रुधिर होता है इसमें प्रोटीन अधिक होता है, बात समझ रहे हैं। और इसमें जो होते हैं प्रोटीन की संख्या माने अविलेय प्लाज्मा प्रोटीन अधिक होते हैं। इसमें विलेय वाला होता है माने इसमें रक्त में जो पाए जाते हैं प्लाज्मा वो घुल जाते हैं, लेकिन जो ये लसिका होते हैं उसमें नहीं घुलते। अच्छा, अभी न्यूट्रोफिल्स की आप बात कर रहे थे, न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स किसमें पाए जाते हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं। तो इसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या अधिक होती है, और इसमें जो होते हैं लिम्फोसाइट की संख्या अधिक होती है। ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ रुधिर में अधिक होते हैं, लेकिन लसिका में क्या होते हैं, कम होते हैं। अरे इसमें WBC की संख्या कम होती है, किस में, रुधिर में। रुधिर में RBC की मात्रा अधिक होती है, WBC की मात्रा कम होती है। इसमें WBC की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो रुधिर और लसिका में भी आप अंतर अगर आपसे कोई पूछे तो एकदम ताबतोड़ बताने का प्रयास करेंगे। धमनी और सिरा है। कल आपका 8 बजे तक टेस्ट होगा, सब अच्छा लोग आप आइएगा, 5:30 बजे ही आ जाइएगा, लेकिन ज़्यादा आपका रहेगा। प्रैक्टिकल नहीं होगा, संडे है ना कल। चलो 6 बजे, चलो 6 बजे से ही आना, क्या दिक्कत है। धमनी और सिरा के पास हम लोग चलते हैं। तो धमनी जो होता है ये हृदय से रुधिर को अंगों तक लेकर जाती है, बात समझे। जो धमनी होती है, अभी आपने देखा ना धमनी क्या होती है, बालक क्या कर रहे हो, जो धमनी होती है वह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में लेकर क्या करती है, जाती है, कौन, धमनी। और जो सिराएं होती है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर से खींच करके कहाँ लेकर आती है, हृदय के अंदर आती है। धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, सिराओं में क्या आता है, लेकिन एगो अपवाद बा, जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, यानी इसको फुफ्फुस धमनी भी कहते हैं। जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जो फुफ्फुस सिरा होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के कारण बहता है, माने धमनी देखो, धमनी तनी मोट होला, इसमें बड़ी प्रेशर के साथ रक्त बहता है। जब हिमालय खुला है तो धीरे से रक्त आता है सिराओं के द्वारा, जैसे हृदय है ये खुला तो सिराओं के द्वारा क्या होता है, धीरे से रक्त आता है। जब ये बंद हुआ तो प्रेशर के साथ फेंकता है, एकदम धमनी में प्रेशर के साथ रक्त क्या होता है, बहता है। प्रेशर माने दाब, तो आप कहेंगे ना कि धमनियों में जो रक्त होता है दबाव के साथ, अधिक दबाव के साथ बहता है, सिराओं में जो रक्त होता है बहुत कम दबाव के साथ बहता है। ये सब आपको याद रहना चाहिए। धमनियों की भित्ति मोटी और लचीली होती है, इसलिए इसमें कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन सिराओं में क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं, माने कहीं कहीं पर कपाट पाए जाते हैं जिससे रखते हैं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी हम लोग नए उत्साह के साथ जोश के साथ कल जांच करा लें, कल संडे है।